जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम की। तो सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जानेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। इससे पूर्व आप लोगों को पता है, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। ठीक है। स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं आपके। ठीक है। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा होता है? सर्वनाम। ठीक है। तीसरा भेद क्या होता है? क्रिया। चौथा विशेषण और पांचवा होता है आपका अव्यय। क्या होता है? अव्यय। ठीक है। तो ये आज हम जो पद के दूसरे भेद यानी कि सर्वनाम के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। ठीक है। और जान लेते हैं सर्वप्रथम सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम नाम से स्पष्ट है। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है। सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आपको सबसे पहले इस में से एक परिभाषा जो है याद करनी है और कुछ उसके उदाहरण, ये आपको फोकस करना है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में दिया गया है कि अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो यहाँ पे जो विकारी शब्द होते हैं हमारे पास, ठीक है, विकारी शब्द होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। ठीक है, बदल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हो गया परिवर्तन विकारी शब्द है, जैसे हमारे पास मैं कैसा शब्द है? ठीक है। तो मैं हो गया आपका विकारी शब्द। तो इस मैं को हम परिवर्तन करके कैसे लिखेंगे? तो मैं के लिए हम दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे मुझे। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम विकारी शब्द, यानी कि जिन शब्दों का हम रूप पर परिवर्तन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और दूसरी चीज होती है, एक और चीज होती है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? इसका उल्टा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अविकारी शब्द में हम उन शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका और हो गया। ठीक है। और हो गया, किंतु हो गया, है ना, जब हो गया, वह हो गया। ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषा की। तो हिंदी में कुल जो है 11 मूल सर्वनाम होते हैं। किसमें? हिंदी में। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण है हमारे पास। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो यहाँ पे जो सीता शब्द है, ठीक है, आपने कारक पढ़े, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है इस वाक्य के अंतर्गत ही। ठीक है। तो यहाँ पे सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो सीता और गीता कैसे शब्द हैं आपके? संज्ञा शब्द। कैसे शब्द हैं? संज्ञा शब्द। ठीक है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? जिस शब्द से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम का बोध करें उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये हम पिछली वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे उदाहरण की। तो सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। तो मैं बाजार जाती हूँ, मैं यहाँ पे जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनमें क्या है? आपका सर्वनाम। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह
रोज स्कूल जाता है। राम मोहन के साथ उसके घर गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पर मैं, वह और उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास संज्ञा शब्द हैं, सीता, गीता, ठीक है, सोहन हो गया, राम मोहन हो गया, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। अब बात करते हैं इसके भेद की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 6। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होती है, पहले सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जान लेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे वक्ता की। वक्ता किसे कहेंगे, वक्ता का मतलब है कहने वाला। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं हो गया और हम हो गया, उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो वक्ता द्वारा खुद के लिए, यानी कि जैसे मैं अभी कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप कौन हैं, सुनने वाले। ठीक है, सुनने वालों के लिए, यानी कि आपके लिए क्या कहेंगे, तुम या आप शब्द का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसके अंतर्गत, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, और यह है, और जैसे हम किसी और के बारे में हम बात करते हैं, जैसे तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये, वे। ठीक है, तो इसी को आप जो इसके अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद ये पढ़े कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपका कौन सा आ जाएगा, वक्ता यानी कि कहने वाला। मध्यम पुरुष में कौन आ जाएगा, सुनने वाला। ठीक है, श्रोता जिसको कहने हैं, सुनने, ठीक है, सुनने वाला। और अन्य पुरुष में कौन आ जाएगा, कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति। ठीक है, जिसे हम कहेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अभी हमने जो ये परिभाषा पढ़ी, ठीक है ना, ये चीज़ पढ़ा, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, किसके अंतर्गत है मैं, अरे मैं किसके अंतर्गत है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, उत्तम पुरुष, वक्ता। ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो ये भी क्या है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। आप तो ठीक हैं, और आप और तुम किसके अंतर्गत आ गए, ये 2 शब्द, ये आ गया आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, और आजकल आप कहाँ रहते, तो किसी तीसरे व्यक्ति को पूछ रहा है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये इसका अन्य क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये उदाहरण है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। आगे देखते हैं हम पहले। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद हैं, आज जो आपने पढ़ा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। उत्तम पुरुष कहते किसे हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कौन से उदाहरण हैं, जैसे मैं, हमारा, वह, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। तो यहाँ पे उदाहरण है हमारे पास, जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए, किसकी बात हो रही है, मैं और हम। ये 2 शब्द याद रखने आपने, किसके अंतर्गत आ गए, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। लेकिन ये किसका भेद है, सर्वनाम के पहला जो भेद है, कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसके अंतर्गत है, पुरुष से आप पुरुषवाचक सर्वनाम को भी याद रख सकते हैं। उसका प्रथम भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसमें किसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं, स्वयं कहने वाला, वक्ता जो होता है। ठीक है, तो मैं और हम। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। दूसरी बात आती है मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष जिन शब्दों को सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम्हें, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। तो उदाहरण दिए हैं, तुमने गृह कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो तुम्हारी बात हो रही है, सुनने वालों की। अभी मैं कह रहा था, तो मैं वक्ता, आप मध्यम पुरुष में आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो तुम सो जाओ,
ठीक है, तुम सो जाओ, बहुत पढ़ लिया आपने, अब सो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसकी बात हो रही है, मध्यम पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। ठीक है, तो अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, अन्य व्यक्ति होता है, और जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे वक्ता है और सुनने वाला है, तो अगर वक्ता और जो सुनने वाला है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसे ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तीसरे, उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वे, यह, वह, है ना, वह बहुत अच्छा है, वे लड़के बहुत बढ़िया हैं, है ना, ये काम वो कर सकता था, वो कर सकता था, इसका इसका तो केवल सॉल्यूशन वही व्यक्ति निकाल सकता है ना, अरे इन्हें तो उनका जो है बहुत ज्ञान है, कहते हैं ना, उसे बहुत ज्ञान है उस चीज़ का, उन्होंने इस काम को किया है ना, अरे इसने इसने बहुत करा है ये काम, उसने बहुत किया है। तो मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं। उदाहरण हो गया, जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, अरे वो नहीं खेलते हैं, आप क्रिकेट टीम बनाते हैं आप अपने क्रिकेट के लिए, तो कहते हैं ना, अरे नहीं यार वो नहीं खेलता यार। ठीक है, उन्होंने कमर कस ली, है ना, आप कहते हैं ना मैच में जब आप मैच खेलते हैं तो कहते हैं ना, अरे अब तो जीत के ही आना है यार, कमर कस ली हमने क्या करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम सर्वनाम के दूसरे भेद यानी कि निजवाचक सर्वनाम की। अभी हमने पहला पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके हमने 3 भेद पढ़े। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं दूसरे भेद यानी कि निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक, वाचक का मतलब क्या होता है, बोध। ठीक है, निज मैंने अपना, तो यहाँ पे अपने के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा। तो निज शब्द का अर्थ होता है अपना, क्या होता है अपना, और वाचक का अर्थ क्या होता है, बोध करना। तो अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन का बोध कराने के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, अपने, ठीक है, आप, फिर निजी, खुद, स्वयं आदि। तो यहाँ पे जो निजवाचक में स्वयं के लिए, जैसे आप हैं, अपने लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक एक शब्द है जैसे आप है, तो आप शब्द दोनों के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। ठीक है, ये एक अपवाद है इसका, आदर्शसूचक शब्द है ना, और जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक होता है। जहाँ पे अपने लिए हो आप शब्द का प्रयोग तो वहाँ पे क्या होता है, निजवाचक होता है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। ठीक है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, स्वयं की बात कर रहा हूँ, तो निजवाचक, निजवाचक में कौन है, निज मैंने क्या होता है, अपना, क्या होता है, अपना। ठीक है, तो अपना कार्य स्वयं, तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। मैं वहाँ अपने आप, ठीक है, तो अपने आप चला जाऊँगा। मैं खुद, ठीक है, यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ही सहायता चाहिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है, मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके निजवाचक। निजवाचक में जहाँ पे अपनी बात आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम की। इसकी परिभाषा क्या है, और इसके भी 2 भेद होते हैं। जैसे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े, वैसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम की भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका निकटवर्ती और एक दूरवर्ती। तो इससे पहले हम जान लेंगे कि निजवाचक जो सर्वनाम है इसकी परिभाषा क्या है, पहले हम इसे जान लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा होती है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत करें उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित संकेत, ठीक है, क्या होगा, निश्चित संकेत होगा। जैसे यह,
ठीक है, वह, वे, ये आदि का ये निश्चित रूप, जैसे कहते हैं ना, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, यह पेंसिल मेरी है, ठीक है, यह पुस्तक मेरी है ना, ये मेरी किताब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसके अंतर्गत आई हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराएं उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे पसंद है। ठीक है, तो यह और ये निकटवर्ती वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब बात आती है यहाँ पे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेदों में से दूसरे भेद की। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत कराती है उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है, वह मेरी पेन है, वे सेब हैं। तो वह और वे दूसरी वस्तुओं का क्या करा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, देख लेते हैं इसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहाँ, वहाँ आदि, ये क्या है, शब्द हैं। देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जैसे मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया है। ठीक है, तो पानी में कुछ गिर गया है, द्वार पर कोई खड़ा है, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। तो जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो शब्द क्या है हमारे पास, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कोई है, निश्चित नहीं है कौन है, अनिश्चय है। ठीक है, कुछ है, अनिश्चयवाचक है। कोई, द्वार पर कोई आया है। ठीक है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है हमारे पास उदाहरण है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। ठीक है, चौथा भेद है सर्वनाम का, इसको जान लेते हैं, इसकी परिभाषा। जिस शब्द से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसका पता चले, संबंध का। ठीक है, आपका संबंध, ठीक है, किस वस्तु से है, किस व्यक्ति से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का एहसास होता है लेकिन उसका निश्चित रूप पता नहीं चलता उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की भी ये बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, तो आपको ये नहीं केवल संबंधवाचक की परिभाषा देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम का उतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण हैं, इसे जान लेते हैं। जैसे जैसी वैसी, जैसा, है ना, जो, जिसकी, जो, जिसने, तैसी, जहाँ, वहाँ, जिनकी, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे शब्दों में परिभाषा भी दे रखी है कि जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके के जो शब्द आएंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये सब किसके मुहावरेदार जो शब्द हैं, ये इनका प्रयोग किसके अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब है आपके पास अंतिम छठवां भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, प्रश्न, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कई तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया, सरल शब्दों में भी दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लें। ठीक है, आगे हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे। जय हिंद।